सुल्तान भारती की तरफ से सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम समर्थकों, दोस्तों, मित्रों, शुभचिंतकों और विरोधियों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक चीज़ मुझे आपसे पूछना है। आपको निर्भया कांड याद होगा? वही निर्भया कांड जिसने पूरे हिंदुस्तान के जनमानस को झकझोर दिया था और जिसके बाद दिल्ली महीनों कैंडल मार्च, मशाल मार्च और जन आंदोलनों से दहलती रही और आखिरकार जुल्म के पांचों मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। कुछ अपने आप मरे थे, कुछ को फांसी दी गई। आपको याद ही होगा वो लड़की दामिनी या निर्भया या कमला, कई नाम दिए गए थे। मुझे लगता है कि जब जंगल खत्म होने लगे तो कई वहशी जानवर जंगल छोड़कर कॉलोनियों में आ गए और उन्होंने अपना रंग रूप बदल लिया। वो दो हाथ पैर के इंसानों जैसे नजर आने लगे, लेकिन उनके अंदर का वहशीपन और जुर्म करने की आदत, जुल्म की इबारत लिखने की आदत वो गई नहीं। और ऐसे लोग जब तक कॉलोनियों में इंसान की शक्ल में बरामद होते रहे और ये कहानी चलती रही। शायद इन वहशी दरिंदों ने इंसानी जिस्म को प्रोडक्ट और प्रयोगशाला मान लिया है, जहां जुल्म के, यातना के, अमानवीय कृत्य के नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जैसे प्रतिद्वंदिता से चलती रहती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक चलता रहता है। जब हम इंसान की इस क्रूरता के बारे में, बेरहमी के बारे में, वहशीपन के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल उठता है कि आखिर इंसानी जिस्म पर वहशीपन की कितनी बातें लिखी जा सकती है, इंसानी जिस्म कितनी देर झेल सकता है। और जब हम ऐसे वहशी दरिंदों की फेहरिस्त बनाते हैं तो शायद इस सवाल के जवाब में कई लोगों की नजरें इतिहास की तरफ घूमती हैं। और इतिहास जब अपने दस्तावेज खोलता है तो कुछ लोगों को एडोल्फ हिटलर बरामद होता है। उनकी नज़र में सबसे बड़ा कातिल और गुनाहगार वो है जिसने अपने गैस चैम्बर में 60 लाख यहूदियों को भून डाला था। लेकिन ये भी हैरत होगी कि दुनिया के चौधरी मुल्कों ने इसके बावजूद भी हिटलर को आज तक आतंकवाद की श्रेणी में नहीं रखा है। हो सकता है जब ये बहस चले तो कुछ लोग मुसोलिनी को, इटली के तानाशाह मुसोलिनी को कहें कि सबसे बेरहम आदमी था, बड़ी बेरहमी से अपने दुश्मनों का सफाया करता था। हो सकता है ये बहस लंबी खींचे तो उत्तरी अफ्रीका के युगांडा के निरंकुश और वहशी तानाशाह ईदी अमीन का नाम जबान पर आ जाए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने विरोधियों और दुश्मनों का सर काटकर उनको अपने बेडरूम में सजाते थे और सोने से पहले उन सरों से बातचीत करके उनको उनकी गलतियां गिनाते थे कि किसकी वजह से आप यहाँ शोभित हैं। हो सकता है यह बहस लंबी चले तो कातिलों की इस फहरिस्त में टॉप पर कुछ लोगों को जैक द रिपर नजर आए। ग्रेट ब्रिटेन का वो वहशी और मानसिक हत्यारा जिससे 50 साल तक ब्रिटेन और यूरोप कांपता रहा कत्ल करने के मामले में। लेकिन दोस्तों, जब ये चीज़ें शुरू होती हैं ना तो ये नहीं कहे जा सकते कि ये सारी चीज़ें बाहर ही हैं। ये दरिंदे हमारी कॉलोनी में भी हैं, हमारे सामने भी हैं, हमारे रूबरू होते हैं, लेकिन शायद इंसानी शक्ल की वजह से हम उनको पहचान नहीं पाते। और एक बार फिर इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। कहाँ? दिल्ली में। कब? आज से 4 दिन पहले 27 अगस्त 2021 को
एक ऐसा रोंगटा खड़ा कर देने वाला कारनामा यहाँ पे हुआ है। जुर्म, बर्बरियत, वहशीपन और यातना देकर बलात्कार के बाद मौत के घाट उतारने का एक ऐसा कारनामा है कि लगता है कि क्राइम की दुनिया में टैलेंट हंट चल रहा है। दिल्ली, आपको याद ही हुआ कि दिल्ली में ही अब ये क्या कहते हैं, निर्भया कांड हुआ था। और दिल्ली में ही इतिहास ने दोबारा ये पन्ने अपने खोले। जुर्म की ये इबारत जो इस बार लिखी गई है, इंसानी जिस्म को प्रोडक्ट और प्रयोगशाला समझकर इसने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उसके आगे निर्भया कांड की लकीर छोटी पड़ गई है। जी हाँ, शायद कहीं न कहीं इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये उस दिल्ली में आया हुआ है, ये भी उसी दिल्ली में हुआ है ये हादसा, जिसके बारे में कुछ लोगों ने एक कहावत गढ़ ली है कि दिल्ली दिल वालों की है। दिल्ली पराली की है या प्रदूषण की है, इस पर गौर नहीं करते। दिल्ली तो शायद है ही प्रदूषण की और क्राइम की, क्योंकि यहाँ हमारी प्राणदायिनी जमुना नदी को भी साफ सुथरा होने के लिए कोरोना काल का इंतज़ार करना पड़ता है। ये दिल्ली वो दिल्ली है जहाँ पे वायदे किए जाते हैं, निभाने के लिए नहीं। किसी ने वादा भी तो किया था कि जमुना को हम साफ करेंगे, लेकिन कितनी कोशिशें इस दिशा में हो रही हैं। खैर छोड़िए, हम बात करप्शन के नहीं, क्राइम के करते हैं। दिल्ली दिल वालों की है तो बाकी देश के हिस्से क्या बगैर किडनी के हैं? होता यह है कि जब डिफिनीशन दोहराने की बात आती है तो हमें बड़ा सहज लगता है। हम इंसानों की एक फितरत है कि हम नई डिफिनीशन गढ़ने के मुकाबले पुरानी डिफिनीशन को बगैर सोचे समझे दोहराने में ज़्यादा यकीन करते हैं। शायद इससे हमारी ऊर्जा, एनर्जी और बौद्धिक क्षमता का ह्रास नहीं होता, लगाना ही नहीं पड़ता, हम दोहरा के खामोश बैठ जाते हैं। इस बार क्या हुआ, मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। 27 अगस्त 2021 को रात 9 बजे के बाद दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में एक माँ बड़ी बेकरारी से अपनी युवा बेटी का इंतज़ार करती है, जो साउथ दिल्ली में सिविल डिफेंस की नौकरी एक डीएम के यहाँ करती है। केजरीवाल जी का डिपार्टमेंट सिविल डिफेंस, वहाँ वो नौकरी कर रही है। घर नहीं पहुँचती, अमूमन वो 8 बजे आ जाती थी। तो घबराए हुए माँ बाप फ़ोन मिलाते हैं, फ़ोन काम नहीं करता, तो फिर सीधा थाने जाते हैं। थाने वाले आश्वासन देते हैं कि आपको पूरी मदद की जाएगी, आप सुबह आइए, देखते हैं, हो सकता है सुबह तक आपकी बेटी वापस आ जाए। सुबह हुई, बेटी भी बरामद हो गई, लेकिन जिंदा नहीं। जिस्म पर 54 घाव के साथ और कई अंग खोकर, गर्दन कटी हुई थी, उसके शरीर के कई नाजुक अंग काट कर फेंक दिए गए थे और जिस्म को प्रयोगशाला समझकर इतने प्रयोग किए गए थे यातना के कि मैं उनको शब्द नहीं दे सकता, और इंसान शायद खुली आंखों से देख भी नहीं सकता। उस रात जब इतना जुल्म होता रहा तो शायद ना आसमान गिरा, ना ज़मीन फटी, ना फरिश्तों ने अपने पंख में उसका जिस्म समेटा। खैर, इसके बाद घटनाक्रम बहुत तेज़ होता है। उसकी माँ ने, हाँ मैं एक चीज़ बताऊँ कि उसकी माँ ने उस रात पिछली रात में उसकी सहेली को फ़ोन करके पूछा था कि वो कहाँ है, तो उन्होंने सीधे सपाट लहजे में उसकी सहेली, जिसका नाम शायद खैर छोड़िए नाम में क्या रखा है, उसने बताया कि क्या कहते हैं, वो मेहरा सर के साथ गई। रविंद्र मेहरा का नाम लिया गया। लेकिन वो जब अगले दिन घटनाक्रम इसलिए और उलझ गया, नए नाटकीय ढंग से एक युवक पहुंचता है
कालिंदी कुंज थाने में अपने आप को सरेंडर करता है। उसने बताया है कि इस कत्ल का जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने ही कत्ल किया है अकेले। और मज़े की बात यह है कि इसके बाद पुलिस ने उस पर यकीन करके अभी रिमांड नहीं लिया है। अब जब जन आंदोलन खड़ा हो गया, संगम विहार के सार कई पत्रकारों ने बड़ी उल्लेखनीय भूमिका उठाई और इस पे पलीता लगाया, पूरा अच्छी तरह जन आंदोलन खड़ा किया, लोगों को जागरूक किया। और जब भीड़ एमबी रोड पर जाम करने पहुंच गई, आसपास धरने देने लगी, पुलिस में नारेबाजी शुरू हो गई, तो फिर मामला कुछ और हुआ और उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई और केस शुरू हुआ। लेकिन अब लाश मिली है हरियाणा के दिल्ली से लगे हुए इनसे सूरजकुंड में। और जांच का मुद्दा ये है कि वो लड़की, उसकी सहेली, जिसने बताया था कि रविंद्र मेहरा जी के साथ में गए हैं, तो रविंद्र मेहरा को खुला क्यों छोड़ा गया है, उसकी सहेली को भी पुलिस ने नहीं पकड़ा है। और शक होता है कि क्या एक आदमी 21 साल की युवक लड़की को, जो सेल्फ डिफेंस में काम कर रही हो, इतनी आसानी से मच्छर की तरह मार सकता है। तो आखिर उसने, लड़की ने, उसकी सहेली ने ये क्यों कहा था उसके साथ काम करने वाली ने कि वो उनके साथ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि निजामुद्दीन नाम के वो लड़के ने, जिसने एक और बयान दिया है कि ये मृतका उसकी बीवी है, जिससे उसके माँ बाप भी लड़की के वाकिफ नहीं है, क्योंकि उनके बयानों के मुताबिक लड़के ने खुद मना कर दिया था कि मैं अभी 4-5 साल जब तक सेट नहीं हो जाती शादी नहीं करूँ। तो फिर ये दूल्हे राजा कहाँ से बरामद हो गए? कहीं बड़े मगरमच्छों को, बड़े कातिलों को बचाने के लिए ये मोहरा तो नहीं बनाया गया है निजामुद्दीन? देखते रहिए, क्योंकि बेनकाब करने वाले कई पत्रकार संगम विहार की सरजमी से अपना मूवमेंट शुरू कर चुके हैं और इसमें पूरे संगम विहार और दिल्ली के लोग जुड़ने शुरू हो चुके हैं। ये एक ऐसा कांड है जिसके सामने निर्भया कांड भी छोटा पड़ जाएगा। तो आने वाले दिनों में जो होगा सो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह दिल्ली प्रशासन सुस्ती से काम ले रहा है, उसे देखते हुए, और जिस तरह साउथ दिल्ली के कई दिग्गज लोग आम आदमी पार्टी में इस्तीफा देने का मूड बना चुके हैं, जिनसे मानते हैं, और एक इस्तीफा जा चुका है, एक स्थानीय कर्मठ कर्मचारी का आम आदमी के। लोगों में उबाल है, आक्रोश है, क्रोध है, आंदोलित हैं लोग। और कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली प्रशासन की खामोशी एक बार इतिहास को उल्टी दिशा में घुमा दे, यानी निर्भया कांड की बदौलत प्राप्त हुई सत्ता कहीं ये खुशबू कांड के बाद में वनवास की तरफ न चली जाए। सोचिए देर तक और दूर तक। और दोस्तों, अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को, सेकुलर भारत न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। अब लगातार इससे अपडेट होती खबरें आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि बड़े मीडिया को इसमें कोई कंक्रीट नहीं नजर आ रहा है। तो फिलहाल इसलिए वो या तो सारा जुल्म जो दिल्ली या देश में हो रहा है उसकी जड़ें या तो अफगानिस्तान और तालिबान में तलाश रहे हैं, या फिर अभी अरशद मदनी के दिए हुए बयान को एजुकेशन के बारे में, उसी में उन्होंने महिलाओं के ऊपर सबसे बड़ा दिया गया बयान नजर आ रहा है। और उनको लगता है कि कोऑपरेशन के बारे में, को एजुकेशन के बारे में जो अरशद मदनी ने बयान दिया है कि 8वीं क्लास के बाद में दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाए, लगता है इससे देश एक बार फिर, जिस ढंग से उनको कटघरे में खींचा जा रहा है अरशद मदनी को, उससे लगता है कि ये बयान देने के बाद में अगर इस पर अमल किया गया खुदा न खास्ता, तो देश सदियों पीछे चला जाएगा, जीडीपी और गिर जाएगी, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और देश तरक्की नहीं कर पाएगा। सोचिए और जवाब दीजिए। ये देश आपका भी है, हम सबका है। इसे सजाने, संवारने और अपराध मुक्त बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।